हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। नाम है जिसका व्हीटस्टोन सेतु। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में फिजिक्स के लिए। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक। आज इस तरीके से हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं कि आपको इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्यारे। बस लास्ट तक अगर बने रहोगे प्यारे तो बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। देखिए, टॉपिक हमारा क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। अब जो प्योर हिंदी वाले हमारे छात्र होते हैं और खासकर जो देहात वाले बच्चे ट्रांसलेट करने में बहुत माहिर होते हैं, तुरंत अंग्रेजी लिखा देखे ट्रांसलेट जुड़ते शुरू कर दिन बच्चा करे। तो देखो बच्चा, व्हीट स्टोन सेतु का वो ट्रांसलेट करते कैसे हैं। व्हीट मतलब क्या होता है, गेहूं। कहेंगे गेहूं हो गया, स्टोन मतलब पत्थर हो गया, और सेतु मतलब पुल। तो क्या कहते हैं, ये क्या है, गेहूं पत्थर का पुल। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, गेहूं पत्थर का पुल। ओके, तो देखिए, सब मजाक कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। व्हीट स्टोन सेतु आखिर ये है क्या। तो व्हीट स्टोन सेतु जो है, प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है, प्रतिरोधों का एक ऐसा अरेंजमेंट है, या इसको कह सकते हो कि चार प्रतिरोधों का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर हमें तीन प्रतिरोध के मान पता है तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान हम इसके द्वारा बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत लिखिए तथा किरचॉफ के नियम की सहायता से सेतु के संतुलन अवस्था का सूत्र स्थापित कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। तो हमारा उद्देश्य रहेगा इस तरीके से इसको हम क्लियर करें कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये आता है क्वेश्चन तो आप इस तरीके से इसको लिखें कि एक भी नंबर कटने की चांस ना रहे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, सिद्धांत हमने ये ऑलरेडी लिख दिया है आप लोग के लिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए हमने पहले ही लिख दिया। पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, बस बने रहो ऐसे साथ। बस देखो, अब इसमें हमने लिखा क्या, इसका सिद्धांत क्या है वो समझो। उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता दूं कि ये जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है, इसका आप लोगों ने अगर बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होगा कि इस सिद्धांत को किसने दिया या इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज व्हीटस्टोन ने की। लेकिन सुन लो उसके पीछे का राज क्या है, जो बुक में आपको नहीं मिलेगा जल्दी। इसकी सर्वप्रथम खोज की थी एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे हमारे सैमुअल, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां, सैमुअल हंटर क्रिस्टी। ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। सबसे पहले खोज व्हीटस्टोन सेतु की इन्होंने ही की थी। और कब की थी, तो सन 1833 में की थी। 1833 में इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको नहीं बना पाया। ठीक है, पूरा मतलब सबको संतुष्ट नहीं कर पाए थे। तो बाद में क्या हुआ, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक आए, चार्ल्स व्हीटस्टोन। क्या नाम था उनका, चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, जिसलिए बच्चों को और सभी लोग इससे संतुष्ट हुए। तो इसलिए उन्होंने अपने नाम से ही इसका नाम रख दिया क्या, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो यहां से अगर कंपटीशन में आपके सामने आते हैं क्वेश्चन कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो किसने की थी, सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने। और कब की थी, सन 1833 ईस्वी में की थी। उसके बाद में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक आए, चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको बढ़िया से मॉडिफाई किया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, ये ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, ज़्यादा पॉपुलर हुआ। फिर इन्हीं के नाम पर
क्या हुआ, इसका नाम रख दिया गया व्हीटस्टोन सेतु रख दिया गया। ओके, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए जो आपको बुक में नहीं मिलती है जरा जल्दी। तो इसको आप लोग अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल क्या है प्यारे? तो देखो, यदि चार प्रतिरोधों को, अब इसमें चार प्रतिरोध लिए जाते हैं, चार प्रतिरोधों पी क्यू आर को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनसे एक चतुर्भुज बन जाए। अब हमने तो फिगर पहले से ही बना लिया है, लेकिन मैं ये जो सिद्धांत लिखा हूं इसको पढ़ पढ़ के आपको मैं सिखाऊंगा कैसे। तो ध्यान दीजिए, यदि चार प्रतिरोधों को, अब हम चार प्रतिरोध लेते हैं और उनको श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं हों। तो हम कोशिश करते हैं बनाने की। देखिए, तो हमने एक ये लिया, ठीक है। तो हमने ये देखिए चार प्रतिरोध हमने लिया, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, और इसको मान लो आप R, और इसको मान लो आप S। तो चार प्रतिरोधों P, Q, R, S को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। अब ये आपका श्रेणी क्रम में है कि उनसे एक चतुर्भुज बन जाए। अब देखिए, इसमें चतुर्भुज दिख रहा है नहीं? एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और एक भुजा ये, चार भुजा हैं, ठीक है। तो इस चतुर्भुज के, देखिए अब हम लोग पढ़े हैं क्या चतुर्भुज, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण, एक विकर्ण आपका ये हो गया, सबका अगर नामकरण कर दें तो ज्यादा सही रहेगा, सी डी। एक विकर्ण है आपका ये बी डी, और दूसरा विकर्ण है आपका ए सी। दो विकर्ण होंगे इसमें। तो इस चतुर्भुज के एक विकर्ण से, एक विकर्ण ये बी डी से, एक विकर्ण बी डी से हम क्या जोड़ देते हैं? धारामापी गैल्वेनोमीटर। एक विकर्ण बी डी से हम धारामापी एवं दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर, दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर, यहां से तो हम धारामापी जोड़ेंगे और इसमें एक कुंजी भी लगाएंगे, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर। और दूसरे विकर्ण से हम क्या करते हैं? एक सेल जोड़ देते हैं। ये आपका यहां एक सेल जुड़ गया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। दूसरे विकर्ण से क्या करते हैं? हम एक सेल जोड़ देते हैं, और सेल से धारा प्रवाहित करके, सेल से क्या होगा? धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे, और धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किए जाएं। ये जो चार प्रतिरोध हैं इनके मान इस प्रकार संयोजित किए जाएं, इनका मान इस प्रकार रखा जाए कि धारामापी में, ये जो आपका धारामापी है इसमें क्या हो? कोई विक्षेप ना हो। अब धारामापी का काम क्या रहता है? किसी भी परिपथ में इसका पता लगाना रहता है कि इसमें धारा बह रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसका क्या काम है? परिपथ में धारा बह रही है या नहीं, इसका पता लगाना। तो अब आपको यहां ये एक शब्द विक्षेप, हाँ, तो विक्षेप का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा धारामापी। तो इसमें यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ऐसे अंक लिखे रहते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर एक सुई रहती है। तो विक्षेप अगर नहीं होगा तो सुई हमेशा 0 पर रहेगी। जब कहा जाए अविक्षेप की स्थिति, तो मतलब गैल्वेनोमीटर जो आपका धारामापी है उसकी सुई कहाँ हो? 0 पर हो। अगर विक्षेप हो रहा होगा तो क्या होगा? ये सुई इधर उधर होती रहेगी, 1 पे 2 पे जाएगी, 1 पे 2 पे, ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो अविक्षेप की स्थिति में जो धारामापी है सुई उसकी वो 0 पर होगी, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के, अब इसमें देखिए ये जो आपका चतुर्भुज है इसकी संलग्न भुजा क्या है? तो भुजा जो AB है और भुजा BC है, ये दोनों भुजा संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। कौन सी भुजा? संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात
शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट है, यही इसका सिद्धांत है। तो मतलब आपकी जो संलग्न भुजा है AB और BC, इनका अनुपात, और भुजा AD और BC है, DC है, इनका अनुपात बराबर होता है। एक बार फिर से समझो पूरी कहानी। मुझे पता है अभी आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि यदि चार प्रतिरोधों को, अब इसको हम हटा रहे हैं, हमने जो वो फिगर पहले से बना रखा है उसी में आपको मैं समझा रहा हूँ। इसको तो बस मजाक मजाक में बना दिया यार, मजाक करने की आदत है मेरी, आप लोग जानते ही हो बच्चा। देखो, यदि चार प्रतिरोध PQRS लिए हमने, और इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनसे क्या बन जाए, एक चतुर्भुज बन जाए। तो अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़े और ये हमारा एक चतुर्भुज ABCD बन गया, ठीक है। तो अगर एक चतुर्भुज ABCD बन गया, तब हम क्या करते हैं, इनसे एक चतुर्भुज बनाए इस चतुर्भुज के एक विकर्ण से। अब इस चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं? दो। चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं। तो इस चतुर्भुज के एक विकर्ण से हम विकर्ण BD से क्या किए, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, और दूसरे विकर्ण AC से हमने एक सेल जोड़ दिया। क्लियर है? अब सेल से धारा प्रवाहित करके, सेल से क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो सेल से धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोधों का मान हम इस प्रकार संयोजित करते हैं, ये PQRS का मान इस प्रकार रखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई विक्षेप ना हो, गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर रहे, ठीक है, जिससे क्या हो, इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो। विक्षेप ना होने का मतलब कि जो भुजा आपकी BD है इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होगी प्यारे, ठीक है। तब क्या होगा, कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में कब, जब गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर होगी, मतलब कोई विक्षेप नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि जो हमारा सेतु है वो संतुलित अवस्था में है। और अगर सेतु हमारा संतुलित अवस्था में होता है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो अब सिस्टम समझो बच्चा, है क्या? अब देखो, इसमें आपको दो बंद पास दिख रहे होंगे, दो बंद पास। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा से कब, जब आप लोगों ने इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। तो अगर वो वीडियो देखकर आए हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब ये जो आपका फिगर दिख रहा है, इसमें देखिए जो हमारा चतुर्भुज ABCD है, ABCD चतुर्भुज दिख रहा है, इसमें आपकी दो बंदपास दिख रहे हैं। दो बंदपास कौन कौन से? ABDA। तो हम मान ले रहे हैं ये हमारा बंदपास 1 है और ये हमारा 2 है, ठीक है। तो अब देखो, हम सेल से जब धारा प्रवाहित करते हैं, जब सेल से धारा ऐसे ऐसे आई धारा जा रही है, जब A पर पहुंची तब क्या हुआ, यहां पर दो रास्ते दिखे। तो धारा, अब यहां पर भैया आप करे क्या, यहां भी जाना यहां भी जाना, तो क्या करे, कुछ धारा इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। जो इधर जाएगी भुजा AB में, उसको हमने नाम दे दिया I1, और कुछ धारा जो भुजा AD में जाएगी उसको हमने नाम दे दिया I2 की। भुजा AB में I1 धारा जा रही है और भुजा AD में I2 धारा जा रही है, ठीक है। और ये सब हम कब बात कर रहे हैं, सेट की संतुलित अवस्था में, गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है, ठीक है, उस समय की बात हो रही है ये सारी। तो देखो, I1 धारा ऐसे गई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर में तो कोई धारा बह नहीं रही है, तो इसलिए जो धारा AB में बह रही है I1, वो धारा भुजा BC में भी ऐसे जाएगी, यहां पर कोई धारा नहीं आएगी, ठीक। तो हमारी भुजा BC में भी कौन सी धारा बह रही है, I1 धारा। अब ये धारा ऐसे ऐसे आएगी। अब देखो यहां पर भुजा जो AD में धारा बह रही है I2, अब यहां तो धारा जाए नहीं, BD में तो धारा जाएगी नहीं, तो ये AD से होकर जो धारा AD में जा रही है वही धारा DC में भी जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? अब देखो होगा क्या, अब हम इसके सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। सूत्र की उत्पत्ति कैसे होगी वो ध्यान दो।
ध्यान दीजिएगा प्यारे, प्रूफ की बात कर रहे हैं, ध्यान दो। धारामापी के अविक्षेप की स्थिति में, धारामापी के अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप मतलब जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो रहा हो, और जब विक्षेप नहीं होगा तो भुजा जो बीडी है उसमें धारा भी नहीं प्रवाहित होगी। तब हम देखिए सबसे पहले बंद पास ए बी डी ए लेंगे। बंद पास का मतलब जहां से शुरू करो वहीं पे आके रुको, और हमारे चलने का तरीका क्या होगा, ये होगा, ये हम ऐसे ऐसे चलेंगे। तो देखो हमने ए से चलना शुरू किया, अब यहां पर होगा क्या, यहां पर एक लाइन में और लिख दूं, बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का लॉ अगर आप लोग पढ़ के आए हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो देखो ए से अगर हम चलना शुरू किए तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब देखो अगर हम चल रहे हैं धारा की दिशा में तो होगा क्या, जो धारा होगी और उसके संगत जो प्रतिरोध है उसका गुणनफल हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो हम चल रहे हैं इस तरफ, हमारे चलने का तरीका यूं है, यूं ऐसे ऐसे, ठीक, और धारा भी इधर ही जा रही है। तो I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, P, तो I1 और P हम प्लस में लेंगे। तो यहां पर ले रहे हैं हम क्या, I1P, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर BD में तो कोई सेल वल है नहीं, तो चलो आगे चलो। ये अब देखो हम ऐसे जाएंगे और धारा इधर आ रही है, तो देखो दोनों के आमने सामने में टक्कर हो जाएगा, और जब आमने सामने हो जाएंगे, दो दुश्मन आमने सामने हो जाएंगे तो जंग छिड़ जाएगी। तो इसका मतलब अब I2 और I2 धारा के संगत प्रतिरोध है R, तो I2 R क्या होगा, माइनस में होगा। ये किरचॉफ का लॉ है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, माइनस I2 R होगा, और इक्वल टू कोई सेल तो जुड़ा नहीं है प्यारे, तो ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, I1P इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा I2R, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यही काम हम बंद पास BCDB के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी चलने का तरीका हमारा यही होगा, ऐसे ऐसे चलेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, बंद पास BCDB में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। अब किरचॉफ का लॉ अप्लाई करेंगे बंद पास BCDB में, तो होगा क्या, देखो अब इसमें धारा ऐसे आ रही है और एक धारा ऐसे जा रही है। हमारे चलने का तरीका क्या है, हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो हम ऐसे आएंगे, तो देखो हमारे चलने का तरीका और धारा के चलने का तरीका एक ही है। तो I1 धारा के संगत प्रतिरोध है Q, तो I1Q प्लस में होगा, ये है हमारा किरचॉफ लॉ। तो I1
Q। अब देखो उसके बाद में हम ऐसे आएंगे, फिर C से D, CD में इस तरफ से जाएंगे और धारा इसमें देखो किस तरह बह रही है, इस तरफ जा रही है, हम दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो इसमें I2 धारा जो है उसकी संगत प्रतिरोध यस है, इन दोनों का गुणनफल हम माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर माइनस I2 और यस इक्वल टू 0 होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी इधर कर लें अगर, तो I1Q इक्वल टू I2S हो जाएगा। इसको मान ले समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर देते हैं। तो लिख दें यहाँ समीकरण 1 समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर करते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, I1P, इसमें भाग करेंगे समीकरण नंबर 2 से जब, तो I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो I1 से I1 बर्बाद, I2 से I2 बर्बाद, बचा क्या, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यही हमें प्रूव करना था प्यारे, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये हमें प्रूव करना था प्यारे। ठीक है, तो ये सिद्धांत था और ये हमारा प्रूफ था। अगर पेपर में आता है तो अगर इतना कर देते हो आप लोग तो आपका 3-4 नंबर एकदम पक्का हो गया प्यारे। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से समझ लो क्या किया हमने, पूरी कहानी एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि इसमें होता क्या है, 4 प्रतिरोध PQRS होता है। इनको हम श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक चतुर्भुज बन जाए, और चतुर्भुज बन गया उसके बाद में हम जानते हैं कि चतुर्भुज में कितनी विकर्ण होती है, 2। तो एक विकर्ण से हमने गैल्वेनोमीटर धारामापी को जोड़ दिया, दूसरे विकर्ण से हम एक सेल जोड़ देते हैं। सेल से धारा हम परिपथ में इस प्रकार प्रवाहित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, और कोई विक्षेप नहीं होगा तो भुजा जो BD है उसमें कोई धारा ही नहीं बहेगी, और इस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। और क्या हुआ, हाँ हमने दूसरे प्रतिरोध से सेल को जोड़ दिया। अब सेल से धारा को इस प्रकार प्रवाहित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। अब उसके बाद में इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि अगर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो सेतु हमारा संतुलित अवस्था में कहलाएगा, और अगर सेतु हमारा संतुलित अवस्था में हो गया तो इस जो परिपथ है उसमें संलग्न 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, अब संलग्न भुजा हमारी P के संलग्न भुजा Q है, जो भुजा AD है इसके संलग्न भुजा हमारी BC है, और भुजा AD के संलग्न भुजा DC है। ठीक है, तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, तो जो दोनों संलग्न भुजाएं हैं उनका प्रतिरोध है P और Q, तो P और Q का अनुपात क्या होगा, शेष 2 जो भुजाएं बची हैं उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही तो हमने प्रूव कर दिया कि P अपॉन Q दोनों संलग्न भुजाएं हैं, इनका अनुपात, अनुपात का मतलब एक में दूसरे का भाग, जो शेष 2 भुजाएं बची हैं उनमें जो प्रतिरोध हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। तो शेष ये 2 भुजा बची R और S, तो इनका अनुपात क्या हुआ, R अपॉन S, तो दोनों इक्वल, हमने प्रूव भी कर दिया। यही इतनी कहानी थी। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, बस केवल आप लोग रटेंगे क्या, ये फिगर, अगर फिगर क्लियर हो गया तो सारी कहानी आपकी क्लियर हो गई। अब ध्यान दो, सबसे बड़ी गलती हम लोग कर क्या रहे हैं, ये इसमें कुछ धारा वारा बह नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा प्यारे, सब चौपट। क्यों, क्योंकि कुंजी तो हमारी भैया चलुए नहीं है, इसको बंद करो भैया,
बंद करने का मतलब यहाँ बीच में ऐसे बना दो तो इसका मतलब कुंजी बंद हो गई। और जब तक कुंजी बंद नहीं करोगे तब तक धारा कहाँ से बहेगी यार। कुंजी बंद करेंगे मतलब जब आप कोई मान लो हमें ये बल्ब ऑन करना है तो जब स्विच को जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक जलेगा कहाँ, परिपथ पूर्ण ही नहीं होगा। और जब कुंजी भैया बंद नहीं करोगे मतलब बंद उल्टा होता है, हाँ मतलब बंद करने मतलब कि जब तक कुंजी को दबाओगे नहीं तब तक ये परिपथ पूर्ण कहाँ होगा, और जब परिपथ नहीं पूर्ण होगा तो धारा कहाँ से बहेगी। ठीक है, तो इसलिए कुंजी को बंद करेंगे। चलिए, तो इतना पूरा कॉन्सेप्ट था आपका व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड। तो इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।